जय हिंद। अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स फॉर्दो, इस्फान और नाटंज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स में यूरेनियम इनरिचमेंट का कार्य हो रहा था और यूरेनियम इनरिचमेंट हमें वास्तव में ज़रूरी क्यों होता है? अगर कोई देश अपने यहाँ परमाणु बम का निर्माण करना चाहे तो उसे हाईली इनरिच यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। ये हाईली इनरिच यूरेनियम विशेष प्रकार की मशीनों के द्वारा निर्मित किया जाता है और इन मशीनों को हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मटेरियल है ईरान के लिए, क्योंकि उसे बार बार अमेरिका और इजराइल उसको इन मशीनों को नष्ट करने की कोशिश करते रहे हैं, इसलिए ईरान ने अपनी ये सेंट्रीफ्यूज मशीनें इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पे लगाई थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट थी फॉर्दो। फॉर्दो की खास बात है कि यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इनको एक पहाड़ के नीचे बसे हुए बंकर के अंदर लगाया गया था। पहाड़ के नीचे के बंकर में लगाने का रीज़न ये था कि इसकी सुरक्षा, ताकि यहाँ तक कोई बम या कोई भी हवाई हमला इन मशीनों को नष्ट ना कर सके। अब अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस इनरिचमेंट साइट को नष्ट किया जाए। इसके लिए अमेरिका ने अपने सबसे पुराने, लगभग 37 साल पुराने एक बॉम्बर का यूज किया, जिसका नाम है B-2 स्पीड बॉम्बर। बॉम्बर अपने आप में दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेन है जो कि इतनी दूरी तक जाकर और बिना डिटेक्ट हुए आसानी से अपने लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। और इसका राज है इसके डिजाइन में। ये बॉम्बर का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि ये किसी भी तरह की रेडियो वेव को वापस रडार की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करता, यानी इसे रडार पर देखना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा इस बॉम्बर के ऊपर स्पेशल तरह के मटेरियल की कोटिंग की गई है जो कि रडार से आने वाली रेडियो वेव्स को एब्सॉर्ब कर लेता है। तो स्पेशल तरह के डिजाइन और ये कोटिंग के कारण जो है इस विमान का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा है। ये बेसिकली रडार पर इनविजिबल होता है, इसलिए इसे फ्लाइंग घोस्ट के रूप नाम से भी जाना जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बामुश्किल 0.01 मीटर स्क्वायर के आसपास है। तो इतना छोटा सा विमान जो कि दिखने में 52 मीटर का इसका विंग स्पैन है, फुटबॉल के मैदान पे खड़ा हो जाए, पूरा का पूरा फुटबॉल का मैदान गिर ले, इतना बड़ा विमान है, लेकिन रडार पर यह लगभग इनविजिबल होता है। ऐसे 7 विमानों ने अमेरिका से उड़ान भरी और रास्ते में कई बार रिफ्यूलिंग करने के पश्चात ये रात में 2:10 पर ईरान की इन साइट्स पर पहुंचे। इनमें 2 ईरानियन साइट्स यानी कि फॉर्दो और नाटंज, ये यहाँ पर जो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन्स थी ये जमीन के नीचे थी और इसके लिए यहाँ पर विशेष प्रकार के ऐसे बमों का प्रयोग करने की जरूरत थी जो जमीन के नीचे जाकर गहराई में पहली बार तो पेनिट्रेट करें और पेनिट्रेशन के बाद जब अपनी उचित गहराई तक वो पहुंच जाए तब जाकर उनमें बम का विस्फोट हो। अगर यह विस्फोट सरफेस पर हो जाए तो ऐसी स्थिति में अंदर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मशीन है, उनको कोई खास नुकसान नहीं पहुंचने वाला था। तो इसलिए इन B-2 बॉम्बर्स ने विशेष प्रकार के बमों का प्रयोग किया और जिनका नाम है GBU-57। विश्व के इतिहास में पहली बार कोई मिशन था जिसमें इन GBU-57 बम्स का प्रयोग किया गया। ये अपनी आप में दुनिया के सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर बम्स हैं और इनमें इतनी ज्यादा ताकत है कि ये जमीन के अंदर 200 फीट की गहराई तक घुस सकते हैं और जमीन को मक्खन की तरह काटते हुए ये अंदर पहुंचकर वहां पर जाकर एक्सप्लोड करते हैं। क्योंकि इनको इतनी ऊंचाई से डाला जाता है, इसमें किसी भी तरह की मोटर्स नहीं होती, फिर भी काफी ज्यादा ऊंचाई से गिराए जाने के कारण ये मैक 1 की स्पीड तक पहुंच जाते हैं और जितना भी बंकर है, जितने भी तरह के पहाड़ वगैरह हैं, उनमें लगभग 200 फीट की गहराई तक जाकर ये बम ब्लास्ट हो सकता है। और अगर एक बम के ब्लास्ट होने के बाद उसी पर्टिकुलर पाथ में, उसी होल में अगर हम दूसरा बम भी उस सेम डायरेक्शन में डालते हैं तो ऐसी स्थिति में जो पाथ की लेंथ है वो बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली बम अपनी डेजिग्नेटेड और हाइट तक, अपनी डेप्थ तक पहुंच सकता है। तो इन बम्स के जब, क्योंकि इनमें एक्सप्लोजन सरफेस पर नहीं होता, सरफेस के नीचे होता है, इनमें एल्यूमिनियम स्टील का प्रयोग किया गया है, स्पेशल तरह के बहुत ही हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल का प्रयोग किया गया है। तो जब ये बम जमीन के अंदर फटते हैं, 1400 किलोग्राम वजनी बम है और जब ये फटता है तो जमीन के अंदर छोटा मोटा भूकंप आ जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बम के संपर्क में ही आए। इस अर्थक्वेक की वजह से, जो कि कंसेंट्रिक अर्थक्वेक है, उस पर्टिकुलर एरिया में ही आया है, तो ऐसी स्थिति में अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर्दो न्यूक्लियर साइट पर इन्हीं GBU-57 बम्स का प्रयोग किया गया और सैटेलाइट इमेजनरी बताती है कि जो ये न्यूक्लियर साइट है, इसकी एंट्रेंस और इसकी जो मेन बिल्डिंग है जो कि पहाड़ों के नीचे बनी हुई थी, वो लगभग नष्ट हो चुकी है।
इसी तरह से दूसरी न्यूक्लियर साइट जो कि जहां पर भी अंडरग्राउंड बंकर था, दैट इज द नैंटेस, उसमें भी GBU-57 बम्स का प्रयोग किया गया है। इस पूरे मिशन में कुल मिला के 7 B-2 बॉम्बर विमानों का प्रयोग किया गया था और हर विमान 2-2 बम लेके गया था। कुल मिला के इन दोनों साइट्स पर 14 बमों से इन साइट्स को नष्ट किया गया था। तीसरी न्यूक्लियर साइट जो इस्फहान है, वो चूंकि उस पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सरफेस पर था, तो उसको नष्ट करने के लिए अमेरिका ने दूसरा तरीका अपनाया। पानी में उपस्थित जो सबमरीन, अमेरिकन सबमरीन उस एरिया में थी, उसने 30 सबसोनिक टॉमहैक क्रूज मिसाइल इस हमले से ठीक 1 घंटे पहले इस्फहान न्यूक्लियर साइट के ऊपर लॉन्च की और इन 30 टॉमहैक हाईली एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स ने इस्फहान न्यूक्लियर साइट के जितना भी ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस तरह से ईरान की ये तीनों की तीनों न्यूक्लियर साइट जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और ईरान का जो परमाणु बम बनाने का सपना है वो लगभग समाप्त हो चुका है। इस मिशन को अंजाम देने के दौरान, ईरान में एंटर करने के दौरान और वापस लौटने के दौरान ईरानियन एयरफोर्स और आर्मी के किसी भी रडार ने इन लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाए वो लोग, और ये लोग सफलतापूर्वक वापस अमेरिका में लौट आए। तो हम ये देख रहे हैं कि युद्ध का पूरा आयाम बदलता जा रहा है, युद्ध का चरित्र बदलता जा रहा है। एक समय युद्ध साहस और शौर्य से लड़ा जाता था और जैसे जैसे तकनीक की प्रगति होती जा रही है वैसे वैसे विज्ञान, तकनीक, बुद्धि और चातुर्य, इन सब के प्रयोग के द्वारा बड़े से बड़े देशों को घुटनों पे लाया जा सकता है। तो अभी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ईरान और इजराइल शायद इसी वजह से दोनों के बीच में संधि समझौता यानी कि सीज फायर की बात आ रही है और हम आशा करते हैं कि कैसे भी हो सके इस क्षेत्र में युद्ध जो है और भी ज़्यादा ना बढ़े और दोनों देश शांतिपूर्वक जो है अपने मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करें, क्योंकि युद्ध अंतिम रास्ता नहीं है, अंतिम रास्ता शांति है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।